हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे संख्या पद्धति की। संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से जुड़े आप लोग देखते हो कि टेट में 2 या 4 क्वेश्चन आते हैं और अलग अलग उनके टॉपिक अलग अलग होते हैं। जैसे कि उन टॉपिक की हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि सबसे पहले हम लोग को बात करना है कि वो जो संख्या पद्धति में कितनी तरह की संख्याएं होती हैं, तो संख्याओं के प्रकार क्या होते हैं, उनकी परिभाषा क्या होती है, इसके बारे में हम लोग पहले बात करेंगे कि संख्या किस किस टाइप के होते हैं। ठीक है, संख्या पहले संख्याओं को समझेंगे, फिर संख्या पर आधारित प्रश्नों के बारे में समझेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि संख्याओं के कितने प्रकार होते हैं और उनकी परिभाषा क्या होती है। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग देखते हो कि प्राकृतिक संख्याओं के योग पे पूछता है कि जैसे आपसे कह दिया गया कि 1 से 100 तक की जो संख्याएं होती हैं, अगर हम लोग उसको जोड़ेंगे तो उसका योग कितना होगा, तो उस पर आधारित प्रश्न होते हैं। उसके बाद प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के स्क्वायर और क्यूब पे आधारित प्रश्न पूछा जाता है। जैसे आप लोग देखते हो ना कि 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। ऐसे अगर हम लोग 50 तक है, 50 का स्क्वायर तक अगर ये 1 का स्क्वायर एक सीरीज चल रही है, तो इसको जब जोड़ेंगे आपस में तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है, इस पे आधारित क्वेश्चन कैसे आते हैं, उस टॉपिक को भी हम लोग थोड़ा विस्तृत तरीके से बात करेंगे। उस पर भी ये टॉपिक हम लोग एक बार देख लेते हैं कि क्या टॉपिक हम लोग को संख्या पद्धति के अंदर पढ़ना है। उसके बाद हम लोग एक एक करके इसको समझेंगे, उदाहरण के साथ या जैसे भी रहेगा हम इसको एक एक करके समझेंगे। उसके बाद हम लोग आता है योग, अंतर और गुणा। योग, अंतर और गुणा पे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आप लोग देखते हो कि इस संख्या में क्या जोड़ दिया जाए या क्या गुणा कर दिया जाए, ये संख्या ऐसी हो जाएगी। इस पे आधारित बहुत तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है भाग की लंबी विधि। आप लोग कभी पढ़े होंगे कि ये सब पढ़े होंगे आप, भाजक है, भागफल है, शेषफल है, इस पे आधारित बहुत प्रश्न आता है। जैसे आप देखते हो कि हर तरह के एग्जाम में पूछा जाता है, ये तो नॉर्मल सा है, यूपी टेट में भी पूछा जाता है। लेकिन आप देखते हो कि किसी संख्या में आप देखा जाता है कि 17 से डिवाइड कर देंगे तो वो संख्या का शेषफल इतना है। अगर उसी संख्या में उस नंबर से डिवाइड करेंगे तो उसका शेषफल कितना होगा, इस पे आधारित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है भाज्यता पर आधारित सूत्र। जैसे आप लोग इससे हमको लग रहा है पहले से फेमिलियर होंगे, लेकिन इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे कि अगर कोई संख्या 2 से भाज्य है तो कैसे पता चलेगा कि 2 से भाज्य है। आप संख्या को देख के बता सकते हो कि संख्या 2 से भाज्य है, कि 3 से भाज्य है, कि 4 से भाज्य है। तो हम लोग 2 से लेके 20 तक का एक सूत्र पढ़ेंगे कि ये संख्या कैसे किससे आप देख के बता सकते हो कि ये 15 से डिवाइड होने वाला है, या ये 11 से कटने वाला है, या ये नंबर जो है 10 से भाग होने वाला है। तो ये आप भाज्यता का नियम यहाँ पे देखोगे, जिसको हम बोलेंगे डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, उसके बाद देखिए एक टॉपिक है घातांकी भाग। घातांकी भाग का मतलब है आप लोगों को एक घात दे दिया जाएगा और उसमें दे दिया जाएगा कि इस घात को इससे अगर हम लोग भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा। ये बहुत ही जटिल प्रश्न होता है। ठीक है, इस पे हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे कि इस पे घात से रिलेटेड होता है कि एक जैसे कोई नंबर दे दिया है कि 68 है, मान लीजिए 68 है, 68 के पावर में है 67। अगर इसको अगर हम लोग 67 से भाग दे देंगे तो इसका शेषफल कितना आएगा, इस पे हमारा प्रश्न होगा। तो इस टॉपिक को भी हम लोग इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है संख्याओं के पारस्परिक संबंधों पर आधारित प्रश्न। संख्याओं के पारस्परिक संबंधों पर आधारित प्रश्न का मतलब है जैसे आपको दे देता है कि दो संख्याओं का संबंध जो है 3:5 का रेशियो में दे देता है कि 3:3 संबंध 5 का एक क्या है उनके बीच संबंध है। अगर उन संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो उसके संबंधों पर आधारित प्रश्न को भी हम लोग देखेंगे, इस टॉपिक में इंक्लूड करेंगे अपने संख्या पद्धति में। उसके बाद आता है इकाई के अंक पर आधारित प्रश्न। ये आप लोग बहुत देखते हो। जैसे आप लोग को दे देगा कि 24 को हमने 10 से भाग दे दिया, गुणा कर दिया है, या इसको हमने 35 से गुणा कर दिया है। यहाँ पे हम लोग बढ़ाते जाते हैं, ऐसे अलग अलग करके दिया रहता है। 37 है, यहाँ पे 38 है। ऐसे अगर हम लोग इस संख्याओं को भाग या गुणा करते जा रहे हैं ऐसे, तो इस संख्या का इकाई का अंक क्या होगा, इस संख्या का इकाई का अंक क्या होगा। तो इस संख्या के इकाई के अंक के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसकी भी एक सूत्र को पढ़ेंगे। आप देख के ही बता दोगे कि इस संख्या का ये इकाई का अंक होगा। बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं कि सबको एक ही साथ लगते हैं गुणा करने, लेकिन इसका भी एक सूत्र है। एक एक करके हम लोग इस पे भी विस्तृत तरीके से इसको पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले टॉपिक को उठाते हैं कि संख्याओं के प्रकार और उनकी परिभाषा क्या होती है।
तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं संख्याओं के प्रकार के बारे में, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। ये नंबर्स कितने तरह के होते हैं, पहले इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि ये नंबर्स कितने तरह के होते हैं और ये क्या होते हैं, मतलब इनकी परिभाषा क्या होती है। तो सबसे पहले हम इनके प्रकार के बारे में बात करते हैं। जैसे कि सबसे पहले शुरू होता है इनका, जैसे एक मैंने संख्या वृक्ष की तरह बनाया हुआ है, इसमें आप देख रहे हो कि अलग अलग तरह की संख्याएं होती हैं। तो ये वृक्ष की शुरुआत कहाँ से होती है, मतलब कहा जाए कि इसी के अंदर सभी तरह की संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो देखिए ये होता है जटिल संख्या, शुरू कहाँ से होता है ये जटिल संख्या। जटिल संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो जटिल संख्या होता है ये दो तरह का होता है, एक होता है, इसमें दो टाइप होते हैं, मतलब दो चीजों से मिलकर बना है ये जटिल संख्या। तो एक होता है वास्तविक संख्याएं और एक होता है काल्पनिक संख्याएं। इसका नाम ही है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं का मतलब है कि इसी के बारे में हम लोगों को बस पढ़ाई करनी है। ये एक काल्पनिक संख्याएं होती हैं, ठीक है। काल्पनिक संख्याओं के बारे में आपको यहाँ पढ़ना ही नहीं है। काल्पनिक संख्याओं के बारे में आप कभी पढ़े होगे, अगर 11th-12th में या कहीं पढ़े होगे तो वहां पे आपने काल्पनिक संख्याओं के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन ये टेट के सिलेबस में या किसी एग्जाम में से कोई मतलब पूछा ही नहीं जाता एक तरह से। तो वास्तविक संख्याएं क्या होता है, वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मतलब वो रियल में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे हम लोग गिनना है 1 2 3 ये जो भी है ये रियल नंबर्स है, एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं। इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्याओं को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इसको बस इमेजिन कर सकते हैं, बस इसके बारे में हम एक सोच सकते हैं, एक धारणा रख सकते हैं, बट ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो इसके बारे में हमने कुछ पढ़ना नहीं है, लेकिन क्योंकि हमें एक वृक्ष के बारे में पढ़ना था कि संख्या वृक्ष की शुरुआत कैसे होती है, तो जटिल संख्याएं जो है वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं से मिलकर बनी हुई है। अब हम लोग देखते हैं, हम लोग को इसके बारे में पढ़ना है। तो वास्तविक संख्याएं किससे मिलकर बनी, वास्तविक संख्याओं में क्या होता है, तो इसमें होता है अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, और दूसरा होता है परिमेय संख्याएं। ये क्या क्या है, एक है अपरिमेय और दूसरा है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मतलब होता है कि अगर किसी संख्या को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख लेते हैं, कोई भी संख्या हो, अगर हम लोग इसको p/q के फॉर्म में लिख लेते हैं, जहां पे q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी भी संख्या में हम लोग 0 से भाग दे देते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपसे कहा गया कि 100 है, 100 में आप 0 से भाग दे दीजिए, तो अगर उसमें आप 0 से भाग दे देंगे तो वो बन जाएगा इन्फिनिटी, अनंत। मतलब ऐसा कोई रूल बना ही नहीं है जो हमको ये बता सके कि 0 से भाग देने पे क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रेशनल नंबर क्या है, ऐसा नंबर जो कि हम लोग किसके फॉर्म में लिख सकें, p/q के फॉर्म में लिख सकें हम लोग। p/q का मतलब है, जैसे आप देखिए, जैसे 2 होता है, 2, आप इसको 2 को 2/1 ऐसे 2/1 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर 3 ही आपको दिया गया है, आप इसको 3/1 लिख सकते हैं, मतलब आप इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई भी नंबर है, जैसे मान लीजिए कि 22/7 है या 1/2 है, ये सब क्या है, p/q के फॉर्म में इसको आप लिख सकते हैं। तो ऐसे संख्याओं को हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्याएं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये परिमेय संख्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ पे है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं का मतलब है कि ऐसी संख्याएं जो कि परिमेय नहीं है, परिमेय नहीं है उसको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर, जो कि परिमेय नहीं है। तो परिमेय नहीं होने का क्या मतलब है, परिमेय नहीं होने का ये मतलब होता है कि ये p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे हम लोग इन नंबरों को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं परिमेय में, लेकिन अपरिमेय में हम लोग इसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप लोग देख सकते हो कि अगर हम लोग अंडर रूट में 2 लिखते हैं, यानी कि 2 को करनी में लिख देते हैं, या अंडर रूट में हम लोग 3 को लिखते हैं, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट में 2 को क्या कह सकते हैं, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। क्योंकि अगर इसके अपॉन में 1 भी करते हैं तो ये ऊपर वाला जो है ये एक नंबर नहीं है, ये अंडर रूट में 2 है। कहने का मतलब ये है कि ये इसकी कोई हम लोग वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे अलग से, तो इसलिए ये क्या हो जाता है हमारा एक इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर की एक और अगर बात की जाए, अभी हम लोग इसके बारे में परिभाषा ही पढ़ेंगे, लेकिन आगे चल के आप देखोगे कि इर्रेशनल नंबर में एक और परिभाषा मिल जाती है। ऐसा कोई भी नंबर जो कि पूर्ण स्क्वायर नहीं, जैसे आप अंडर रूट के अंदर अगर वो पूर्णतः वर्ग नहीं होता है किसी भी नंबर का, अगर उसको हम लोग स्क्वायर रूट के अंदर लेते हैं, यानी कि
करनी के अंदर लेते हैं, अगर उसका कोई भी वर्ग नहीं मिलता है हम लोगों को, तो हम लोग बोलते हैं कि वो एक इरेशनल नंबर है, वो एक अपरिमेय संख्या है। जैसे मान लीजिए कि आपको करनी में दे दिया गया 29, तो करनी में जो 29 है ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है। इसका मतलब कि ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। तो इसकी एक और परिभाषा इसमें जोड़ दी जाती है। अब जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया गया है करनी में 36, करनी में 36, तो आपको याद होना चाहिए कि करनी में 36 जो है ये किसका वर्ग है, ये 6 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये उसका ये वर्ग होता है, यानी इसकी जो वैल्यू आ जाएगी हो जाएगी 6। ठीक है, तो आप लोग बस ये समझ जाओ कि अगर किसी के करनी में कोई ऐसा नंबर है जो कि जिसका वर्ग हम लोग अगर करते हैं तो वो वर्ग नहीं मिलता है उसका, मतलब वो पूर्णतः एक वर्ग नहीं है करनी के अंदर जो भी नंबर है, तो हम लोग कहेंगे कि वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद आता है हम लोगों का अपरिमेय संख्याएं के अलावा अब लोग का ये वाला ये खत्म हो जाता है अपरिमेय संख्या। अब लोग आगे किसके बारे में बात करते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्या देखिए दो तरह से हम लोग इसको भी दो तरह से बांटे हुए हैं। एक होता है पूर्णात्मक संख्याएं, एक होता है भिन्न। एक होता है पूर्णात्मक संख्याएं, एक होता है भिन्न। ठीक है, तो पूर्णात्मक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णात्मक संख्याएं अब जैसे देखिए 1 है, 2 है, 3 है, -1, -2, -3, यानी कि जो कि केवल इस तरह से हो, -1 हो, -2 हो, -3 हो, या 1, 2, 3, 0 हो, तो ये जो नंबर्स होते हैं इनको लोग बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, और भिन्न के बारे में आप लोगों को पता है कि इसमें अंश और हर वाला सिस्टम होता है। जैसे मान लीजिए कि 1/2 है, या 2/3 है, या 5/4 है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक भिन्न है, और भिन्न से बनता है दशमलव। तो जब हम लोग भिन्न के बारे में पढ़ते हैं तो भिन्न से ही हम लोग दशमलव के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन पूर्णात्मक संख्या क्या होती है, पूर्णात्मक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यहाँ पे आधा पौने वाला सिस्टम नहीं होता है कि 1/2 है, आधा है, 1/3 है, तीसरा हिस्सा है। यहाँ पे एक पूर्ण वाली बात होती है कि 1 है, 2 है, 3 है, या -100 है, या 100 है, या 50 है, या 51 है, इस तरह की यहाँ बात होती है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं ये जो भिन्न है, भिन्न से हम लोग को दशमलव के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, जैसे भिन्न में आप लोगों को पता है कि अगर दशमलव पढ़ना है उसको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, भाग दे दिए, भाग दे के देख लेते हैं कितना दशमलव में आ रहा है, तो भिन्न से आता है दशमलव। पूर्णात्मक संख्याएं जो होती हैं, इन पूर्णात्मक संख्याओं को भी क्या किए हम लोग दो भागों में पढ़ते हैं। पूर्णात्मक संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स, भिन्न को बोलते हैं फ्रैक्शन। भिन्न को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। अब ये जो पूर्णात्मक संख्या है ये दो तरह की भी होती हैं, एक तो होता है ऋणात्मक संख्याएं और एक होता है धनात्मक संख्याएं। एक होता है ऋणात्मक संख्याएं, एक होता है धनात्मक संख्याएं। धनात्मक संख्याओं को हम लोग पूर्ण संख्याएं भी बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं भी इसको हम लोग बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आप ध्यान दीजिएगा इस चीज का, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सब प्लस में जो नंबर आगे है, जैसे 0 को लेके 0 से 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके इंफिनिटी तक, मतलब अनंत तक जो भी संख्याएं होंगी वो हो जाएगा धनात्मक संख्याएं, या उसी को हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर हम लोग। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा होल नंबर। होल नंबर यानी कि 0 से लेके 1, 2, 3, 4, 5 तक ये जो भी संख्याएं होती है इसको हम बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, उसके बाद आता है हम लोगों का ऋणात्मक संख्याएं। ऋणात्मक संख्याएं क्या होती है, ऐसी संख्याएं, अब जैसे 0 से जो भी छोटी संख्याएं होंगी, जैसे कि -1, -2, -3 ऐसे करके जितनी भी छोटी संख्याएं होती जाएंगी -∞ तक, इसको हम लोग बोलेंगे ऋणात्मक संख्याएं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं निगेटिव इंटीजर्स, इसको बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, आपको समझ आ रहा है ना। तो ये चीजें ऐसे हम लोग इसको संख्या वृक्ष को बनाते जा रहे हैं, एक एक करके इसको समझते जा रहे हैं। आगे चल के इसकी परिभाषा को भी देख लेंगे हम लोग, इसकी परिभाषा क्या होती है। उसके बाद होता है धनात्मक संख्याएं। धनात्मक संख्याएं, इसको भी अब दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब ये जो दो भागों में बांटा गया है, प्रश्न सबसे ज्यादा यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले है प्राकृतिक संख्याएं। अभी आप लोगों ने देखा कि मैंने बताया था कि प्राकृतिक संख्याओं के योग के बारे में पढ़ना है हम लोगों को, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के बारे में पढ़ना है, घनों के बारे में पढ़ना है, उनके योगों के बारे में पढ़ना है। तो वो किस तरह से होते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं कैसे, क्या है ये। धनात्मक संख्याओं को दो भागों में बांटा गया।
अब मैंने आपको बताया था कि 0, 1, 2, 3 ये जो भी संख्याएं होती है, इसमें अगर हम लोग को 0 को हटा देते हैं, अगर हम लोग इसमें 0 को हटा देते हैं तो जो बचता है 1, 2, 3, 4 जो भी बचता है 0 को हटा के, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे करके जो भी आते होंगे इसके अंदर इन्फिनिटी तक, इसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? नेचुरल नंबर। कभी कभी तो ऐसा भी बोला जाता है कि जहां से हम लोग गिनना शुरू करते हैं, किसी भी चीज की गिनती कैसे शुरू होती है, बोलते हैं ना 1, 2, 3 ये 1 है, वो चीज 2 है, ये चीज 4 है, वो चीज 50 है। तो ये जो गिनती की संख्याएं होती हैं, इसको भी हम लोग कहते हैं कि ये क्या है? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक है। और शून्य के बारे में आप लोगों को पता ही है, जो चीज कुछ नहीं है उसको बोलते हैं कि वो शून्य है। ठीक है। आगे चल के हम लोग देखते हैं कि यही प्राकृतिक संख्याएं दो भागों में बढ़ जाती है। ठीक है। एक होता है अभाज्य संख्याएं, एक होता है यौगिक संख्या। एक होता है अभाज्य संख्याएं, एक होता है यौगिक संख्याएं। अभाज्य संख्याओं को हम लोग रूढ़ संख्याएं बोलते हैं, इसको हम लोग रूढ़ संख्याएं भी बोलते हैं इस अभाज्य संख्या को। अभाज्य का क्या मतलब है? ऐसी संख्या जो खुद से केवल कटे और एक से कटे। देखिए एक से कोई भी नंबर कट जाता है। ठीक है। कोई भी नंबर अगर है तो वो एक से कट जाएगा। ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जो केवल खुद से कटे, ठीक है, खुद से कटे और किसी दूसरे नंबर से न कटे, तो हम लोग उसको बोलेंगे कि वो अभाज्य संख्या है। जैसे कि 2 है, 2 क्या है? 2 एक अभाज्य संख्या है। 3 क्या है? 3 एक अभाज्य संख्या है। 5 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। 4 देखिए अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 4 जो है 2 से भाग देने पे कट जाता है। ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्याएं, इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर, इसको ऋण संख्याएं भी बोलते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यौगिक संख्याओं की। यौगिक संख्याओं को हम लोग भाज्य संख्याएं भी बोलते हैं। भाज्य जस्ट इसी का अपोजिट, अभाज्य संख्याओं का जस्ट उल्ट क्या है? ये अभाज्य संख्याओं से जस्ट उल्टा क्या है? ये भाज्य संख्या है। जैसे भाज्य संख्या क्या है? वो किसी से कटता नहीं है अपने अलावा और एक के अलावा वो किसी से नहीं कटता है। ये संख्याएं जो है अपने अलावा किसी और से भी कट जाता है। हो सकता है किसी एक से कटे, किसी दूसरे नंबर से कटे, मतलब उनके कई सारे यौगिक, मतलब क्या होता है? बहुत सारे गुणनखंड हो उसके। ठीक है। बहुत सारे गुणनखंड हो तो ऐसे संख्याओं को हम लोग बोलते हैं यौगिक संख्याएं। अब जैसे 4 है, 4 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 1 से भी कटता है, यानी कि इसके 2 से अधिक क्या है? गुणनखंड भाज्य, मतलब 2 से अधिक संख्याओं से भाज्य हो सकता है। तो अगर पूछा जाए कि अभाज्य संख्याएं क्या है, तो आप बोलोगे ऐसी संख्याएं जो केवल खुद से कटे और एक से कटे, यानी जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो सके, केवल 2 ही संख्याओं से वो भाज्य हो सके, ऐसी संख्याओं को हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। फिर ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, मतलब 2 और उससे भी अधिक गुणनखंड हो, उसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्याएं, यानी कि यौगिक संख्याएं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर। आगे हम लोग बात करेंगे एक एक करके बात करेंगे इनकी डिफिनीशन के बारे में, परिभाषा के बारे में बात करेंगे। हालांकि परिभाषा आप लोगों को मैंने बता दिया है, लेकिन फिर भी हम लोग एक एक करके इसकी डिफिनीशन को देख लेते हैं। हो सकता है किसी को अगर इसमें अच्छे से ना समझ में आया हो तो वहां उनकी ये जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी अगर ना समझ में आ रहा होगा, वहां पूरी तरह से वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो आइए बात करते हैं एक एक संख्या, इनकी परिभाषा क्या होती है। तो अब हम लोग बात करते हैं ये संख्याओं की परिभाषाओं के बारे में। तो संख्याओं की जो परिभाषाएं हैं, तो उसमें मैं आप लोगों को जटिल संख्या और काल्पनिक संख्या के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो हमारे सिलेबस का हिस्सा है ही नहीं और उसको पढ़ के फालतू का टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग केवल बात करते हैं जो जो इंपॉर्टेंट है, उसको मैंने पहले लिखा हुआ है। ठीक है। जैसे है वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं जिनको हम बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है। तो ये क्या है? जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे इसमें डिफिनेशन में ही 2 संख्याओं का नाम दिया गया, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। मतलब यहाँ पे कहा गया कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं का जो सम्मिलित रूप होता है उसको हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब इसकी परिभाषा में 2 और परिभाषा छुपी हुई है, मतलब हमको 2 और चीजों के बारे में जानना पड़ेगा। जैसे क्या परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और अपरिमेय संख्या क्या होती है। इन दोनों को जानने के बाद ही इसका मतलब समझ में आएगा हम लोगों को। ठीक है। जैसे देख लेते हैं कि परिमेय संख्याएं क्या है। परिमेय संख्याओं को हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है। रेशनल नंबर क्या होता है? ये लिखा हुआ है P/Q के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्याएं। देखिए आप लोग के पास, सभी लोग के पास किताब होगा, कुछ ना कुछ होगा। ठीक है। फिर भी अगर आपको नोट्स की जरूरत होगी तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल सकते हो। ठीक है। तो
जैसे आप पढ़ते बहुत हो, किताब आपके पास में सब कुछ होगा तो आप ये जरूर पढ़े होंगे, पहली बार आप वो नहीं पढ़े हो क्योंकि आप लोग तैयारी कर रहे हो तो जरूर ये चीज पढ़े होंगे कि पी बाई क्यू के रूप में पढ़ी जा सकने वाली संख्याएं। लेकिन हो सकता है कि ये आपको समझ में ना आया हो कि ये पी बाई क्यू के रूप का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो याद रखा है कि पी बाई क्यू के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, ये तो हो गया कि ठीक है हम लाइन पढ़ दिए कि हाँ परिमेय संख्या ऐसी होती है, लेकिन अभी इसका मतलब सही ढंग से मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर फिर आपको ध्यान देना इस वाली लाइन पे, यहां पे पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, दोनों के दोनों पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक क्या होता है, या तो जीरो होना चाहिए या जो संख्या गिन सके हम, जीरो के साथ साथ जो भी संख्या 1 2 3 4 5 6 ये जितनी भी संख्या हो जिसको हम लोग गिन सकते हैं, गिनती वाली संख्या हो और उसके साथ साथ जीरो भी हो, तो हम लोग ये पी और क्यू क्या होने चाहिए, वही एक पूर्णांक हो। ये नेगेटिव में भी हो सकता है, -1 -2 -3 भी लिख सकते हैं, बस ऐसा होना चाहिए कि वो एक जैसे फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होना चाहिए या पॉइंट के फॉर्म में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, जहां देखिए पी और क्यू क्या होना चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए यही है कि ये जो पी और क्यू है कोई भी ऐसी संख्या हो पी और क्यू के फॉर्म में, यहाँ पी भी कोई संख्या होगी और क्यू भी कोई संख्या होगी और वो दोनों संख्या क्या होनी चाहिए, एक पूर्णांक होनी चाहिए। ठीक है, परंतु क्यू जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। यहाँ लिखा है ना कि क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब क्यू की जो वैल्यू है या जो नीचे वाले की वैल्यू है, जैसे आप देख लो ये नीचे वाला भिन्न की तरह बना है, भिन्न में जो क्यू वाला है नीचे वाला ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। मैं पहले भी बता चुका हूं आप लोग को कि किसी भी संख्या में अगर जीरो से भाग आप दे देंगे तो वो उसका कोई रूल नहीं बना है, हम उसको बोल देते हैं अनडिफाइंड, मतलब इसको बताया ही नहीं जा सकता है, तो इसलिए हम लोग उसको उसकी वैल्यू को लिख देते हैं इंफिनिटी। तो आप लोग ध्यान देंगे किसी भी संख्या में अगर जीरो से भाग दें, जैसे एक में हम जीरो से भाग दे दिए तो वो बन जाए, उसको लिखते हैं हम इंफिनिटी के बराबर। इंफिनिटी का मतलब होता है अनंत, अनंत का मतलब जिसको हम लोग इसके बारे में हमको पता ही नहीं है कि क्या है। ठीक है, उसी तरह से अगर किसी कोई संख्या जैसे जीरो है उसमें आप किसी भी संख्या से भाग दोगे, जैसे जीरो में आप किसी भी दूसरे संख्या का भाग दोगे, जैसे 2 है 4 है कुछ भी है, उसकी वैल्यू आती है जीरो। ठीक है, तो जैसे आप लोग देख रहे हो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, और क्यू जो है जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, इस संख्या को बोलते हैं परिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद आता है एक बार और इसमें मैं इंक्लूड कर रहा हूं एक चीज को, जैसे आप लोगों को मैंने बताया कि 1/0 जो होता है यानी 1/0 जो होता है इंफिनिटी के बराबर होता है। तो कभी कभी पूछता है कि अगर 1/∞ कर देंगे तो क्या होगा, 1/∞ करेंगे तो क्या होगा, 1/∞ की वैल्यू होती है 0 के बराबर। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि 1/0 इंफिनिटी होती है, तो 1/∞ जो होता है 0 के बराबर होता है। तो ये भी एक वैल्यू आपको, ये दोनों चाहे तो आप इसको याद रख सकते हैं, कभी कभी कहीं कहीं ये जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल में आप लोग इसके देखिए 5 है 8 है 17 है, ये सब क्या है पी बाई क्यू के फॉर्म में। आप सोचोगे यहाँ पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा ही नहीं है, तो आप 5 की बदला में 1 लिख सकते हैं, किसी भी संख्या के नीचे आप 1 लगा सकते हैं, भाग दे सकते हैं, 1 कहीं भी आप लगा सकते हैं, 1 आप कहीं गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 5/1 हो गया, 8/1 हो गया, 17/1, जैसे हम लोग बोलते हैं ना 5 6 7 ऐसी संख्याएं हैं, लेकिन इसके बटे पे 1 हम अपने मन से लगा सकते हैं, यानी कि ये संख्या जो है पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया, ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया, ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। ये भिन्न दिया है, भिन्न तो अपने आप में क्या होता है पी बाई क्यू के फॉर्म में पहले से दिया हुआ है, -55/4 मतलब -55/4, ये भी पहले से भिन्न है, ऊपर वाला माइनस है, मतलब ऊपर भी पूर्णांक होना चाहिए नीचे भी पूर्णांक होना चाहिए। 22/7 पाई की वैल्यू होती है ना 22/7, पाई आप लोग पढ़ोगे, पाई के बारे में जानते होंगे, पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो 22/7 में क्या होती है, ये भी एक रेशनल नंबर होता है, यानी कि एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो हमको समझ में आ रहा है कि आप लोगों को परिमेय संख्या समझ में आ चुका होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं अपरिमेय संख्या है, बस इसका जस्ट उल्टा, परिमेय संख्या समझ में आ गया तो अपरिमेय को समझने की दिक्कत ही नहीं है। ऐसी संख्या है जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में न लिखा जा सके, जिसको हम लोग परिमेय संख्या नहीं बोलते हैं, वही है अपरिमेय संख्या, यानी कि जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे वो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जैसे आप लोग क्या ध्यान दीजिए, √2 यानी कि करनी में 2 करनी में 3 माइनस करनी में 5। पहले बताया थे हम कि ऐसी ये क्या है, करनी में 2 क्या है
ये तो कोई पूर्णांक है ही नहीं, इसके आप नीचे 1 लगा सकते हो, लेकिन दोनों पूर्णांक होना चाहिए, ऊपर भी और नीचे भी। ये दोनों पूर्णांक नहीं है, इसकी वजह से हम लोग कहेंगे कि ये एक अपरिमेय संख्या है। इसके अलावा मैं आप लोगों को ये भी बताया था कि किसी के भी करनी के अंदर अगर जो संख्या है अगर वो किसी का वर्ग नहीं हो सकता है तो उस सिचुएशन में हम लोग बोलेंगे कि वो संख्या अपरिमेय संख्या है। जैसे अंडर रूट में 2 है, करनी में 2 है, तो करनी में 2 किसी का वर्ग नहीं होता है। अगर ये करनी में 4 होता तो आप लोग इसको लिख देते 2, ठीक है, यानी कि करनी के अंदर एक 4 संख्या है, 4 संख्या वर्ग होता है किसी का, तो हम लोग बोलेंगे कि वो क्या है, वो परिमेय संख्या बन जाएगा। लेकिन अगर वो किसी का वर्ग नहीं बन पाएगा तो वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने पाई लिखा हुआ है। सबसे पहले ही अपने एग्जाम्पल में मैंने पाई लिखा, उदाहरण में देख रहे हैं ना, पाई लिखा है मैंने, और यहाँ पे पाई की वैल्यू लिखी हुई है। मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, टेट के एग्जाम कई बार दिए हैं और कई बार पास भी हो चुका हूं मैं, तो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये सवाल बहुत पूछता है कि पाई परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो अब दिक्कत ये होती है कि आप लोगों को लगता है पाई की जो वैल्यू है, यानी पाई का जो वैल्यू होता है 22/7 होता है, तो आप लोगों को लगता है 22/7 तो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। लेकिन जब आपसे पाई के बारे में पूछेगा तो पाई अगर केवल पाई के बारे में पूछेगा, मतलब पाई एक नंबर नहीं है, पाई क्या है, एक चिन्ह होता है, तो केवल पाई के बारे में पूछेगा तो आप ये बताओगे कि पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, यानी कि इर्रेशनल नंबर होता है। आप पाई/1 लिख सकते हो, लेकिन पाई तो कोई नंबर होता नहीं है, तो पाई हमारा अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन 22/7 उसकी जो वैल्यू होती है, उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। तो इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है आप लोग को, बहुत कंफ्यूजन वाले सवाल है। आप खुद पढ़ोगे भी ना तो आप जब क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन गलत नहीं करोगे इस तरह का, तो आपको खुद नहीं समझ में आएगा कि ये क्या मतलब निकलता है, ठीक है। उसके बाद आता है प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या है नेचुरल नंबर, ऐसी संख्या है जिसको हम लोग गिन सकते हैं। गिनती वाली संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या है। ऐसी संख्या जिनको हम लोग गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 गिनती जहां से शुरू होती है, ऐसा भी कह सकते हो आप लोग कि गिनने वाली संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। तो इसमें तो आप लोग कुछ खास समझने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं पूर्णांक क्या होता है, धन पूर्णांक क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं पूर्ण संख्याओं के बारे में। पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर। तो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे कि शून्य सहित गिनने वाली संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। अब शून्य सहित का मतलब है कि जैसे गिनने वाली संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं कि वो गिनने वाली संख्याएं होती हैं। तो शून्य सहित मतलब 0 के साथ वो संख्याएं जो गिनी जा सके उसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। जैसे 0 1 2 3 4 ऐसे करके इन्फिनिटी तक ले लेंगे, अनंत तक जो भी संख्याएं आएंगी उनको हम लोग बोलेंगे वो पूर्ण संख्या होती है। तो इसमें आप देख रहे हो कि 1 से लेके यहाँ तक सब प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, और उससे पहले क्या होता है, 0 क्या होता है, एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। उसके बाद आप लोग देख रहे हो ऋणात्मक पूर्णांक, जिसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। ये क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक स्वरूप, ऋणात्मक संख्याएं या ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं, ठीक है। मतलब जो प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी है, इसके आगे अगर हम लोग निगेटिव लगा दें, माइनस लगा दें, तो जो संख्या बनेगी वही हो जाएगा ऋणात्मक संख्या। अब जैसे -1 है, ये 1 के आगे -1 लगा देंगे, माइनस लगा देंगे तो -1 -2 -3 -4 ऐसे करके जो संख्या बनेगी वही हमारा हो जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। फिर आती है पूर्णात्मक संख्याएं यानी कि इंटीजर्स। इंटीजर्स का ही एक पार्ट होता है ऋणात्मक पूर्णांक। लेकिन पहले ऋणात्मक पूर्णांक को समझ लेते हैं, इसीलिए हम लोग क्या करें, पहले ऋणात्मक पूर्णांक को समझ के फिर पूर्णांक के बारे में बात कर रहे हैं, पूर्णात्मक संख्याओं के बारे में। तो पूर्णात्मक संख्या क्या होती है, ऋणात्मक पूर्णांक को शून्य व प्राकृतिक संख्याओं का समूह। जैसे ऋणात्मक पूर्णांक अभी मैंने बताया था, ऋणात्मक पूर्णांक के बारे में -1 -2 -3 ऐसे करके ∞ तक जो भी संख्याएं होंगी उसको हम लोग बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। उसके बाद शून्य यानी कि 0, उसके बाद प्राकृतिक संख्याएं यानी कि 1 2 3 4 ऐसे करके अनंत तक, इन्फिनिटी तक, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं को धन पूर्णांक भी कहते हैं हम लोग।
तो ये संख्याओं को जब मिक्स कर दिया जाता है, मिला के एक समूह बना दिया जाता है, तो वही हो जाता है पूर्णात्मक संख्याएं, यानी कि इंटीजर्स। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल देख लीजिए, इसमें क्या है, -1, इसी को मिला दिए हम, -∞ से लेके +∞ तक, मतलब माइनस वाला सारा नंबर, बीच में 0 और आगे जो है प्लस वाला, सभी गिनने वाले, तो ये सब मिलके क्या बन जाते हैं, पूर्णात्मक संख्याएं बन जाती हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, अब देखिए इसमें दो चीजें हैं, अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। आपको मैंने बताया था संख्या वृक्ष में जब कि प्राकृतिक संख्याएं दो तरह की होती हैं, एक होता है भाज्य और एक होता है अभाज्य। तो अभाज्य संख्याएं जिनको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर, ये क्या होता है, जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अतिरिक्त, स्वयं मतलब खुद से और उसके अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित नहीं हो पाएगा, विभाजित ना हो सके, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। मतलब वो खुद से कटेगा, खुद से विभाजन उसका होगा या एक से विभाजन होगा। मैंने पहले भी बताया था कि एक किसी भी संख्या से विभाजित हो सकता है या एक को किसी संख्या से विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या हो सकता है, ये अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो अभाज्य संख्या का मतलब है कि जो खुद से विभाजित हो और एक के अतिरिक्त किसी और से विभाजित ना हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, अभाज्य संख्या है। जैसे 2, 3, 5, 7 ऐसे करके ये क्या है, मैंने क्रम से लिखा हुआ है। तो सबसे पहले 2 आता है, सबसे छोटा आपसे पूछा जाता है कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सा है, तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है। एक और प्रश्न आता है कि सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या कौन है, सबसे छोटा विषम, सम और विषम आगे मैं भी बता रहा हूं, लेकिन सम और विषम आप लोग जानते होंगे कि सम और विषम जैसे अगर पूछा है तो सबसे छोटा विषम संख्या कौन है, अभाज्य में अगर पूछा जाए तो ये 3 है। ठीक है, एक और प्रश्न यहां से आता है अभाज्य संख्या से, जैसे कहा जाता है कि ऐसा कौन सा संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। ठीक है, सम भी है और अभाज्य भी है, तो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, तो वो होता है 2। तो दो चीजें हैं, सबसे छोटा अभाज्य संख्या भी 2 है और सबसे जैसे सम भी है और अभाज्य संख्या वो भी 2 है। तो अगर पूछा जाएगा, देखिए अभाज्य संख्याएं बहुत होती हैं और उन अभाज्य संख्याओं में एकमात्र सम संख्या जो होता है वो होता है 2। तो प्रश्न ऐसे ऐसे पूछे जाते हैं अलग अलग तरह से, तो आप लोग इस पर भी ध्यान देंगे। ठीक है, कि एकमात्र जो सम अभाज्य संख्या है, एकमात्र, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है, तो वो एकमात्र केवल 2 है। और उसके अलावा जितने भी आपको अभाज्य संख्या मिलेंगे सब के सब आपको कैसे मिलेंगे, सब के सब आपको मिलेंगे विषम वाले। ठीक है, जैसे 3, 5, 7, 11, 13 आगे चल के 17, 19 जितने भी मिलेंगे सब एक विषम संख्या मिलेगा। तो एकमात्र केवल क्या है, 2 ही एक अभाज्य संख्या ऐसा है जो कि सम है। ठीक है, जिसको बोलते हैं इवन। नेक्स्ट आता है भाज्य संख्या है, तो भाज्य अभाज्य से उल्टा होगा, तो भाज्य अभाज्य से उल्टा होगा तो क्या होगा, ये स्वयं से भी कटेगा, एक से भी कटेगा और इनके अलावा और भी किसी संख्या से कट जाएगा। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग बोलेंगे अभाज्य संख्या। अब जैसे कि 4, 6, 9, 12 आप लोगों को पता ही है, 4 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 1 से भी कटता है, 12 है, 12 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्याएं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे सम संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, अब विषम संख्याएं क्या होती हैं देख लेते हैं, वो भी क्या होता है, बस एक जनरल में उसको भी समझ लेते हैं क्या है। और इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि सभाज्य संख्याएं एक होती है, वो क्या होता है। फिर क्रमागत पूर्णांक क्या होते हैं, क्रमागत पूर्णांकों पे बहुत सवाल पूछा जाता है, देखा जाता है, आप लोग देखोगे ना कि आता है कि क्रमागत पूर्णांकों का योग इतना होता है, तो संख्या बताइए। तो ये सब देख लेते हैं, इसको भी हम लोग आगे हम लोग बात करते हैं सभाज्य संख्याओं के बारे में। सभाज्य संख्याएं, इसको हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर। आप लोग प्राइम नंबर के बारे में जानते हो, सेम उसी की तरह ही है ये को प्राइम नंबर। इसमें बस थोड़ा सा एक डिफरेंस है। जैसे देखिए क्या है, संख्याओं का वह युग्म, संख्याओं का वह युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, मतलब दोनों के बीच कुछ कॉमन फैक्टर ना हो। ठीक है, गुणनखंड का मतलब फैक्टर, मतलब उन दोनों एक ऐसा युग्म होगा कि उनके बीच कोई भी ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं होगा जो एक दूसरे को, मतलब उनके बीच ऐसा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। जैसे देखिए 2 और 5 है। ठीक है, तो 2 और 5 के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जैसे कि आप देखिए 4 और 6 है,
4 और 6 का हमने एक युग्म बनाया है, तो 4 और 6 में आप लोग देख रहे हो कि ये 4 और 6 में क्या है, इन दोनों में ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, मतलब इनके बीच एक 2 क्या है, कॉमन है। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे 9 15 है, 9 भी 3 से कटता है, 15 भी 3 से कटता है, तो इनके बीच एक कॉमन फैक्टर है, लेकिन 2 और 5 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इस युग्म को बोलते हैं हम लोग सभाज्य संख्या है, यानी कि को प्राइम नंबर। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं सम संख्याएं क्या होती हैं। तो सम संख्याएं समझने की कोई खास बात तो है नहीं, 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आप लोग देखिए 2 4 6 8, 2 के अंतर पे 2 के बाद 2 अंतर है 4 6 8, ये सब क्या है, सम संख्या है, और ये 2 से विभाजित हो जाती है। उसके बाद आती है विषम संख्याएं। अब जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं वही हो जाता है विषम संख्याएं, जैसे 1 3 5 7, ये सब क्या हो जाती है, विषम संख्याएं। आगे हम लोग बात करते हैं क्रमागत पूर्णांक के बारे में। क्रमागत पूर्णांक क्या होता है, जो पूर्णांक क्रम से आते हैं, क्रम से आने वाले पूर्णांक को बोलते हैं क्रमागत पूर्णांक। जैसे क्रम से आने का क्या मतलब है, जैसे आप लोग देखो लिखा हुआ है 13 14 15 16, अब 13 के बाद 14 आता है, 14 के बाद 15, 15 के बाद 16, इसको लोग बोलते हैं ना ये क्रमागत है, एक क्रम से आ रही है, इसको लोग बोलते हैं ये क्या है, क्रमागत पूर्णांक। उसी तरह से आप लोग देखते हो कि सम संख्याओं में भी कहा जाता है कि क्रमागत सम संख्याएं क्या होती हैं। तो जो सम संख्याएं क्रम से आती हैं, जैसे 2 के बाद कौन सी 2 के बाद कौन सी संख्या आएगी जो कि सम होगा, तो 2 के बाद 4 आता है जो कि एक सम है, 4 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 8 आता है, तो ये हो गया क्रमागत सम संख्या। ठीक है, उसी तरह से क्रमागत विषम संख्या आपसे बोलेगा तो आप क्या करोगे, क्रमागत विषम संख्या पूछेगा तो आप जैसे 1 लिखा हुआ है, 1 के बाद कौन सा आएगा 3, 3 के बाद 5 आएगा, आप 2 का अंतर करते जाना। ठीक है, जैसे आपसे पूछा कि 19 के बाद, 19 एक विषम संख्या है, उसके बाद कौन सा विषम संख्या आएगा, तो 19 के आगे 2 करेंगे तो आप 21 आ जाएगा, फिर दूसरा करेंगे तो 23 आएगा। ऐसे करके क्या होता है, हम क्रमागत सम संख्याएं निकाल सकते हैं। देखिए इस पे क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन कैसे पूछता है, आपको पूछेगा कि 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग 12 है। मान लीजिए जैसे दे दिया कि 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग, स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग 12 है, तो सबसे छोटी संख्या को ज्ञात करो। तो आपको ऐसा पूछेगा क्वेश्चन, तो आप सबसे पहले मान लेना कि माना कि क्रमागत पूर्णांक पहला वाला क्या है, सबसे छोटा वाला क्या है, x मान लेंगे। ठीक है, 3 बोलेगा तो क्रमागत पूर्णांक बोलेगा तो आप लोग कैसे करेंगे, x के बाद क्या आता है, x + 1, मतलब उसमें 1 जोड़ेंगे, उसके बाद एक और जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। जैसे आप लोग देखिए 13 है, 13 में 1 जोड़ेंगे तो 14 आएगा, 14 में 1 जोड़ेंगे तो 15 आएगा। उसी तरह से इसको x मान लेंगे तो x के बाद कौन आएगा, x + 1, उससे 1 ज्यादा, उसके बाद कौन आएगा, उससे 2 ज्यादा वाला आएगा। तो इन तीनों को जोड़ेंगे, ऐसे लिख देंगे x + 1 + x + 2 करके 12 के बराबर कर देंगे, और यहाँ से हम लोग इसको लिख देंगे 3x + 3 12, सब x को जोड़ देंगे, और यहाँ से हो जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी 9, मतलब सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है, 9, 9 के बाद फिर 10, 10 के बाद 11, ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो आगे हम इस प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, बस आप लोग को ये ध्यान देना है कि जब हम लोग को क्रमागत पूर्णांकों को दिखाना होगा कि क्या होता है, कैसे होता है, तो हम एक एक का अंतर लेके करते हैं इसको। अगर ये हम लोग को पूछेगा क्रमागत सम संख्याएं, क्रमागत सम संख्याएं, एक क्रमागत सम संख्याओं का योग ये है, 12 है, 13 है, कुछ दे देगा, तो आप लोग को पहले सबसे पहले मानना रहेगा कि माना सबसे छोटी वाली सम संख्या x है, उसके बाद आप जो भी संख्या दिया रहेगा तो x + 2 ले लेंगे सम संख्याओं के लिए, फिर x + 4 ले लेंगे, फिर x + 6 ले लेंगे, मतलब ऐसे आपका चलता रहेगा। जितना ही बोलेगा, 5 बोलेगा तो इसको 5 ले लेंगे, 6 बोलेगा तो 6 ले लेंगे, 4 बोलेगा तो 4 ले लेंगे। ठीक है, उसी तरह से अगर विषम संख्याओं का बोलेगा, जैसे ये सम संख्याओं का क्रमागत सम संख्याओं के लिए था, अगर आपको विषम संख्याओं के लिए पूछेगा तो आप यही काम करोगे, पहले वाले को आप x मानोगे, उसके बाद फिर 2 का अंतर करोगे, फिर ऐसे 2 का अंतर करते जाओगे। ठीक है, आप लोग देख रहे हो ना, जैसे पूर्णांक में आप लोग देखते हो कि एक एक का अंतर होता है, 13 14 15 16, लेकिन जब सम संख्या होती है तो 2 का अंतर होता है। जैसे आप देखिए 2 के बाद 4 है, 2 का अंतर, 4 के बाद 6 है तो 2 का अंतर, तो एक को हम अगर x मान लेते हैं तो आगे वाले को 2 के अंतर करके लिख सकते हैं। उसी तरह से विषम संख्या में देख रहे हो, इनमें भी 2 का अंतर है, जैसे 1 के बाद 3 आ रहा है, 2 का अंतर है, 3 के बाद 5 आ रहा है, इसमें 2 का अंतर है, तो एक को अगर हम x मान लेते हैं तो आगे वाला वैसे क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो इस तरह से हम लोग को मानना रहेगा तो ऐसे मान लेंगे हम लोग। ठीक है, सबका योग बोलेगा तो इन सबको जोड़ के जो योग दिया रहेगा उसको लिख लेंगे,
और यहाँ से हम लोग इस x की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं बड़ी संख्या छोटी संख्या। अभी मैं इस पर उदाहरण आप लोगों को करवाऊंगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग को कैसे पता चलेगा कि कोई संख्या अभाज्य है या नहीं है। अब अगर हम लोग को ये पता लगाना है कि कोई भी संख्या अभाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या नहीं है, तो कैसे पता चलेगा हम लोग को। जैसे आप लोगों को तो ये पता ही है कि एक से भाग देने पे हो ही जाएगा, खुद से भाग देने पे हो जाएगा। लेकिन ये छोटी संख्या देख के आप बता सकते हो। जैसे मान लीजिए 4 है तो आप बोल दोगे कि हाँ ये भाज्य संख्या है। लेकिन अगर बड़ी संख्या आ गई, जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया गया 181, या आपको दे दिया गया कि कोई भी संख्या दे दी गई, बड़ी संख्या आपको दे दी गई 253 दे दिया गया, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो भाज्य है कि अभाज्य है, ठीक है। तो इसको पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया कि 181 भाज्य है कि नहीं भाज्य है, ठीक है। तो इसको पता लगाने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा कि आप इसके बाद वाला जो भी वर्गमूल है जिसका भी, जैसे मान लीजिए कि आपको पहले तो वर्ग याद करना पड़ेगा। 1 से लेकर 30 तक जितने भी वर्ग होते हैं, जैसे 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, ऐसे आपको याद करना पड़ेगा। तो 181 भाज्य है कि नहीं ये पता लगाने के लिए इसके आगे जो भी एक वर्गमूल होता है, जैसे आप लोगों को पता है इसके आगे क्या होता है, 196 होता है। 196 किसका वर्ग होता है, 14 का। अगर हम 14 का स्क्वायर करते हैं तो ये क्या होता है, 196, ठीक है। तो इसको हम लोग लेते हैं, पहले इसके आगे वाले वर्गमूल को लेते हैं और लेके क्या करते हैं, हम लोग को ये पता चलता है कि इसके आगे 196 क्या है, वर्गमूल है। इस किसका वर्गमूल है, 14 का, ठीक है। तो 14 को जब हम स्क्वायर करते हैं तो इसका वर्ग करते हैं तो 196 होता है। तो यानी कि ये 14 का वर्ग है। तो अब हम लोग 14 को लेते हैं, यहाँ पे ध्यान समझिएगा, 181 था तो हमने इसके बाद वाले वर्ग को लिया। किसको लिया, 196 को लिया। इसके बाद क्या आता है, 196। 196 किसका वर्गमूल होता है, ये होता है 14 का। अब 14 को लेते हैं और 14 को क्या होता है, 14 कैसे करते हैं हम लोग, 14 से छोटे हम लोग अभाज्य संख्याओं को देखते हैं। 14 से छोटे कौन कौन से अभाज्य संख्याएं हैं उसको लेते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है और 13 होता है। 14 से छोटे ये अभाज्य संख्याएं होती हैं। और अभाज्य संख्याओं से इसको हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं। जैसे 2 से पहले भाग देंगे तो ये 2 से नहीं कटेगा, शेषफल रह जाएगा। 3 से भाग देंगे तब भी नहीं कटेगा। देखिए हम डायरेक्ट कैसे बोल रहे हैं, हमको भाज्यते के नियम पता है, मतलब हम इसको देखेंगे अगर तो वो पता है कि ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। आप भी अभी मैं आपको नियम बता दूंगा अगले वीडियोज में, तो आप देखते ही बता दोगे कि ये किससे कटेगा किससे नहीं कटेगा। तो ये 2 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा क्योंकि सम संख्या सीधे समझ में आ रहा है। 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा ये, और ये 11 से भी नहीं कटेगा, ठीक है। 11 से भी ये संख्या नहीं कटेगा और 13 से भी नहीं कटेगा। मतलब इन सब संख्याओं में से किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। तो हम लोग कहेंगे कि ये कैसी संख्या है, या एक अभाज्य संख्या है। ऐसे पता लगाते हैं हम लोग। वर्ग है, वर्ग का वर्गमूल निकालते हैं, इसके बाद वाले वर्ग का वर्गमूल निकाल के जो भी वर्गमूल है उसे छोटी अभाज्य संख्याओं को ले लेते हैं और सबसे एक एक करके भाग देते हैं, देख लेते हैं किससे कटता है या नहीं कटता है। अगर नहीं कटा है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अभाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अभाज्य संख्या का पहचान कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, कैसे उसके क्वेश्चन आते हैं, उनके वर्ग पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। धन्यवाद।